बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। आज नेपाल के डोटी क्षेत्र में चलते हैं। डोटी क्षेत्र यानी नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत का एक क्षेत्र है जो कभी नेपाल के पश्चिमी क्षेत्र के 22-24 राज्यों में गिना जाता था, जो गढ़वाल और कुमाऊं का सहोदर है, जिनकी भाषा, बोली, रीति रिवाज सभी कुछ तो मिलते हैं और कत्यूरों के साथ तो एक साझी विरासत है, साझा इतिहास भी है। गढ़वाल, कुमाऊं और डोटी क्षेत्र कभी संपूर्ण कत्यूर राजवंश का हिस्सा थे, लेकिन कत्यूरों के 8 राजकुमारों में यह क्षेत्र बंट जाने के बाद छोटी छोटी रियासतें बन गई। बाद में नेपाल के गोरखाओं ने डोटी क्षेत्र को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इस डोटी क्षेत्र के अंतिम राजा कहाँ चले गए, उस राजवंश का क्या हुआ, यह इतिहास के पन्नों में बहुत कम दर्ज है। अंग्रेज गोरखा युद्ध के बाद जब नेपाल की सीमाएं पश्चिम में काली नदी तय कर दी गई तो डोटी क्षेत्र नेपाल का हिस्सा ही रह गया, जबकि गढ़वाल और कुमाऊं ब्रिटिश भारत में शामिल हो गए थे। इस बार मैं बात करूंगा कि डोटी राज्य के अंतिम शासक या जो राजा थे वो कहाँ चले गए। जैसा कि आप जानते हैं कि गढ़वाल में पंवार राजवंश था और जब ब्रिटिश शासन वहां पहुंचा तो पंवारों को टिहरी रियासत दे दी गई थी, जबकि कुमाऊं के राजवंश जो चंद राजवंश था उन्हें अंग्रेजों ने कोई हिस्सा नहीं दिया। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि डोटी के राजवंश की, तो आखिर वह राजवंश कहाँ चला गया था, कहाँ हरा ये हामरा राजा। यह एक लेख है जो कि नेपाल के लेखक जनक रसिक ने लिखा है और यह वीडियो जनक रसिक के ही उस लेख पर आधारित है। इसी पर मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं नेपाल के डोटी राज्य के अंतिम राजवंश की। जनक रसिक लिखते हैं कि कभी शक्तिशाली डोटी राज्य आज एक कमजोर और पिछड़े क्षेत्र में कैसे बदल गया। इस क्षेत्र के राजा और सामाजिक नेता कहाँ गए, इतिहास मौन है। हालांकि डोटी राजा और उनके भाइयों द्वारा खैरीगढ़, लखनऊ और लखीमपुर के आसपास दिखाई गई वीरता का प्रभाव उस क्षेत्र में आज भी मौजूद है। जनक रसिक का यह लेख 2 साल पहले सामने आया था और आज भी नेपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मौजूद है। जनक रसिक लिखते हैं कि पृथ्वीनारायण शाह का मावली घर किस राज्य में था। वे आगे लिखते हैं, हाल में शिक्षक सेवा आयोग द्वारा आयोजित माध्यमिक स्तर की परीक्षा में यह पहला प्रश्न पूछा गया था। लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, विश्वविद्यालय सेवा आयोग जैसे निकाय जो सरकारी सेवाओं के लिए पात्रता प्रमाणित करते हैं, अपनी प्रत्येक परीक्षा में पृथ्वीनारायण शाह के बारे में कम से कम एक प्रश्न अवश्य पूछते हैं। यदि हम इन निकायों द्वारा अब तक आयोजित परीक्षाओं के प्रश्नों पत्रों पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि पृथ्वीनारायण शाह और उनके वंशजों के बारे में पर्याप्त प्रश्न पूछे गए हैं। इन निकायों ने एक मिसाल कायम की है कि सरकारी सेवा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पृथ्वीनारायण शाह और उनके मावली ससुराल वालों और रिश्तेदारों के इतिहास को समझना चाहिए। पृथ्वीनारायण शाह को देवता मानने और उन्हें सदैव पूजित रखने की राज्य की पुरानी नीति और विभिन्न रणनीतियों के अनुरूप इन निकायों ने पृथ्वीनारायण शाह को ज्ञान और कौशल के एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में स्थापित किया है। इस तथ्य से शायद ही कोई असहमत होगा कि पृथ्वीनारायण शाह ने तत्कालीन 22 या 24 राज्यों को मिलाकर वर्तमान नेपाल बनाने के अभियान की शुरुआत की और नेतृत्व किया। लेकिन एक राष्ट्र केवल एक राज्य नहीं होता, किसी राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग समाज और सामाजिक सभ्यता होती है। पृथ्वीनारायण शाह द्वारा राज्यों का एकीकरण करने से पहले भी यहाँ अनेक राज्य थे जिनमें अनेक समाज और सामाजिक सभ्यताएं विद्यमान थी।
इनके निर्माण में किसी राजा, किसी विद्वान या किसी समाज सेवी का योगदान अवश्य रहा होगा, लेकिन इतिहास में केवल गोरखाली राजा पृथ्वीनारायण शाह को ही देवता माना गया है। बाकी राज्यों और राजाओं को इस प्रकार तुच्छ समझा गया मानो उन्होंने राज्य बनाकर या राजा बनकर और शासन करके कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो, और पृथ्वीनारायण शाह ने समाज को उनके अपराधों से मुक्त किया। समाज निर्माण में जितनी भूमिका पृथ्वीनारायण शाह की रही है, उतनी ही अन्य कई राजाओं और रानियों की भी रही है। लेकिन युद्ध में पृथ्वीनारायण शाह जीते, अन्य हारे। इतिहास विजेताओं के पक्ष में लिखा जाता है। पृथ्वीनारायण शाह जीते, इतिहास उनके पक्ष में लिखा गया, आज भी लिखा जाता है। लेकिन सामाजिक सभ्यता का निर्माण करने वाले, एक सुंदर राज्य का निर्माण करने वाले और उसे पृथ्वीनारायण शाह को सौंपने वाले दर्जनों अन्य राजा रानियां कहाँ गायब हो गए? इसका उत्तर इतिहास में नहीं मिलता है। उस समय के 22 या 24 राज्यों में से डोटी एक सुंदर और शक्तिशाली राज्य था। जब अधिकांश राजौता राजाओं ने गोरखाली सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, तो डोटेली यानी डोटी राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, डोटेली राजा ने उनका डटकर विरोध किया। लेकिन नेपाल के इतिहास में डोटी राज्य आदि के बारे में कोई चर्चा नहीं मिलती है। जनक रसिक आगे लिखते हैं कि इतिहास में डोटी राज्य के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है वह सिंजा दृष्टिकोण से लिखा गया। सिंजा राज्य को एक मजबूत और विशाल राज्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से तथ्य गढ़े गए हैं। कुछ इतिहासकारों ने यह मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी हैं कि जुमला के राज परिवार डोटी गए और राज्य पर शासन किया, जो पूरी तरह से गलत है। प्राचीन काल में भारत में एक विशाल खजूर राज्य था। इसकी स्थापना अयोध्या से आए वासुदेव नामक एक पात्र ने की थी। भारतीय, ब्रिटिश और चीनी इतिहासकारों के अध्ययनों से पता चलता है कि उस राज्य से अलग होकर उत्तर में कुमाऊं और डोटी राज्य बने। ये राज्य उस समय बने अनेक राज्यों में सबसे शक्तिशाली थे। लगभग 1279 में अजयपाल ने विशाल डोटी राज्य की स्थापना की। डोटी राज्य की सीमाएं पश्चिमी कुमाऊं, पूर्वी कर्णाली, उत्तरी हिमालय और दक्षिणी शारदा नदी तक फैली हुई थी, जो आज के विकसित देशों कतर, सिंगापुर, इजराइल सहित 3 दर्जन स्थापित देशों से भी बड़ा क्षेत्र बना है, जो स्वयं एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने में सक्षम था। इसकी राजधानी वर्तमान दडेलधुरा के अजयमेरू में थी, जो महाकाली नदी के निकट था। डोटी राजा का दिल्ली के राजा से नियमित संपर्क रहता था। डोटी राजा अर्जुन मल्ल को दिल्ली के राजा को उपहार देने के कारण शाह की उपाधि मिली थी। डोटी की कहानी यही है कि राजा कहाँ गए। जनक रसिक लिखते हैं कि डोटी राजा पाल से कैसे मल्ल बने, इसके बारे में अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि डोटी राजाओं की श्रृंखला में नागी मल्ल नामक एक सनकी राजा विद्यमान था। इसी तथ्य के आधार पर कुछ इतिहासकारों ने यह कहानी गढ़ी कि जुमला के मल्ल राजा के वंशजों ने डोटी जाकर शासन किया, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इतिहासकार वासुदेव पांडे कहते हैं कि नागी मल्ल निरय पाल के पुत्र थे और उनके देवता मोहन याल थे। यह तथ्य शिलालेखों और इतिहास में उपलब्ध है, इसलिए यह कहानी कि वे जुमला से आए थे पूरी तरह से गलत है। जनक रसिक आगे लिखते हैं कि डोटी राज्य सिंजा राज्य के पूर्व में और कुमाऊं राज्य पश्चिम में था। ये दोनों राज्य अपेक्षाकृत शक्तिशाली थे। डोटी राज्य का इन दोनों राज्यों से निरंतर संघर्ष चलता रहा। कुमाऊं के साथ छोटे बड़े युद्ध होते रहे। कुमाऊं के साथ अंतिम युद्ध 12 वर्षों तक चला और सुरक्षा बढ़ने पर राजधानी को डोटी दीपायल के गणैर गोंडा में स्थानांतरित कर दिया गया था। स्थानीय इतिहासकारों का कहना है कि अजयमेर पहुंची कुमाऊनी सेना ने दरबार को नष्ट कर दिया और वापस लौट गई। आगरा के शक्तिशाली मुगल राजा अकबर, जो कि दक्षिण में अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे और उत्तर की ओर बढ़ रहे थे, उन्होंने भी डोटी राज्य पर आक्रमण करने का प्रयास किया। 2-3 बार संघर्ष हुआ। निगासन वन में हुए अंतिम भीषण युद्ध में अकबर का सेनापति मारा गया और मुगल सेना दोतेली सेना से, यानी डोटेली जो डोटी राज्य है उस वहां की सेना से बुरी तरह पराजित हुई थी। उसके बाद मुगलों ने उत्तर की ओर लौटने का साहस नहीं किया। डोटी राज्य की सीमा शारदा नदी तक सुरक्षित रही, लेकिन अंग्रेजों के आगमन के बाद इस क्षेत्र में उनका प्रभाव बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि डोटी राज्य पर कितनी पीढ़ियों ने शासन किया।
पश्चिम की ओर राज्य का विस्तार करते हुए गोरखा सेना 1840 के दशक में डोटी राज्य तक पहुंची। जुमला के शक्तिशाली राज्य सहित अधिकांश पश्चिमी राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद गोरखा सेना ने डोटी राज्य पर आक्रमण किया। अधिकांश बीसी या चौबीसी राजाओं और राजौतों ने गोरखा राजा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन डोटेली राजा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने गोरखा सेना का डटकर सामना किया और उसका प्रतिरोध किया। बीच में हुए 2 मुकाबलों में गोरखा सेना डोटेली सेना से आसानी से पराजित हो गई। चूंकि युद्ध सामान्य तरीके से जीतना संभव नहीं था, इसे गोरखाओं ने पश्चिमी कुमाऊं राज्य के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित कर दिए। कुमाऊं राज्य की सहायता से डोटी पर दोहरी घेराबंदी की गई। गोरखाओं की एक विशाल सेना सेती नदी के तट पर तैनात की गई। गोरखाली राजा के शक्तिशाली सेनापति अमर सिंह थापा ने स्वयं सेना का नेतृत्व किया। नारीडांग नामक स्थान पर भीषण युद्ध हुआ। सुरभीरू रूपा शाही सहित कई डोटी योद्धा युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। दूसरी ओर डोटी की सेना तब और कमजोर हो गई जब राजा दीप शाह के भाई सहित कुछ लोग गोरखाओं के प्रलोभन में आकर अपने ही राजा के विरुद्ध हो गए थे। गोरखाओं का सामना करना कठिन पाकर राजा दीप शाह अपनी कुछ सेना और अपने भाइयों को लेकर दक्षिण की ओर चले गए। इस बीच राजा दीप शाह के भाई, जिन्होंने गोरखाली सेना का समर्थन किया था, को कुछ महीनों के लिए डोटी का राजा बना दिया। अंततः 1847 में डोटी राज्य को नेपाल राज्य में मिला लिया गया था, जिसका विस्तार गोरखाली कर रहे थे। डोटी गनेर गोंडा राज्य छोड़कर दक्षिण तराई की ओर बढ़ते हुए राजा मोहना नदी पार करके धनगढ़ी नामक स्थान पर पहुंचे। वहां स्थानीय बंजारा समुदाय रहता था। बंजारों ने उत्तर से आए राजा और उनके भाइयों को रोकने की कोशिश की। बंजारा समुदाय युद्ध कौशल में प्रबल माना जाता था, लेकिन डोटेली सेना ने उन्हें आसानी से हरा दिया। राजा ने धनगढ़ी में एक महल बनवाया, जिसे आज भी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में देखा जा सकता है। डोटेली सेना से पराजित बंजारे भागकर दक्षिण चले गए। दक्षिण लखीमपुर में मुगलों का एक छोटा सा राज्य था। वहां उन्होंने मुगल राजा से कहा कि डोटी से आए ब्राह्मण, क्षत्रिय और ठाकुर डकैती कर रहे हैं। पहाड़ों से एक शक्तिशाली समूह के आने की अफवाह फैलने के बाद मुगलों ने खैरीगढ़ क्षेत्र स्थानीय पासी समुदाय को दे दिया था। उन्होंने पहाड़ी राजा से लड़ने और उन्हें खदेड़ने की जिम्मेदारी भी दी थी। मुगलों का मानना था कि पहाड़ी पासी समाज से नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन डोटेली राजा की सेना ने पासी समाज को भी हरा दिया था और वे बिखर गए। पासी समुदाय के पराजित होने के बाद मुगलों की एक विशाल सेना आ पहुंची। निगासन के जंगल में एक और संघर्ष हुआ, लेकिन वे भी हार गए। फिर डोटेली सेना आगे बढ़ी। वे कुछ महीनों तक दुर्गोलिया नामक स्थान पर रहे, लेकिन जब गोरखाली सेना से वहां भी असुरक्षा बढ़ गई तो डोटेली सेना आगे बढ़ गई थी। इसके तुरंत बाद डोटेली राजा ने खैरीगढ़ राज्य को एक मजबूत राज्य के रूप में स्थापित किया। जंगल को साफ करके ऐसी जगह पर राजधानी बनाई जहां शेर, हाथी और अन्य जंगली जानवर बहुत तायत में थे। इसका नाम सिंघाहिमा रखा गया। सिंघाही में एक सुव्यवस्थित शिविर बनाया गया। डोटी से आए ब्राह्मणों को एक सुंदर और सुरक्षित निवास प्रदान किया गया। उन्हें कला से परिपूर्ण भवन, मंदिर और अन्य संरचनाएं बनाने के लिए कहा गया। 1890 के आसपास में एक अनूठी कला से परिपूर्ण एक नया महल बनाया गया, जो आज भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। डोटी, तादेल, धुरा, बंजांग और अन्य स्थानों से अनेक परिवारों को आमंत्रित करके डोटेलियों की एक बस्ती बसाई गई थी। आज भी सिंघाई शिविर में नेपाली समाज के लगभग 200 परिवारों की एक सुव्यवस्थित बस्ती है। धनगढ़ी महल में रहते हुए और सिंघाई में स्थापित होने के बाद डोटेली राजाओं ने डोटी राज्य को पुनर्स्थापित करने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने दिल्ली में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर भी अपने राज्य को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन गोरखाली राजा को इस बात पहले से ही संदेह था। डोटी महल पर अधिकार करने के तुरंत बाद उन्होंने पश्चिम में अपनी विशाल सेना तैनात कर दी थी। दीपायल, सिलीगुड़ी, डडेलधुरा सहित विभिन्न स्थानों पर सशस्त्र गोरखाली सेनाएं तैनात थी। अमर सिंह थापा, जो गोरखाली सेना के एक शक्तिशाली सेनापति माने जाते थे, ने डडेलधुरा में आकर एक सुदृढ़ किला बनवाया। कुमाऊं को अपने अधीन करने के बाद गोरखाली सेना और भी शक्तिशाली हो गई थी। विभिन्न कारणों से डोटी राज्य का
पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापन संभव नहीं हो सका। डोटी से भागकर खैरागढ़ राज्य में स्थापित हुए नए राजा और परिवर्ती नेपाली शासकों के बीच विभिन्न प्रकार के संबंध और व्यवहार रहे हैं। खैरागढ़ राज परिवार विवाह और अन्य पारिवारिक संबंधों के माध्यम से भी राज परिवार और राणा परिवार से जुड़ा हुआ है। ये कह सकते हैं कि डोटी राज्य के राजा भले ही निर्वासित होकर आज भारत के क्षेत्र में रह रहे हों, लेकिन उनके वैवाहिक संबंध नेपाल के राजवंश से बने रहे। जनक रसिक लिखते हैं कि खैरीगढ़ के राजा प्रताप विक्रम शाह की रानी भुवन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री चंद शमशेर की पुत्री थी। विवाह के बाद चंद शमशेर ने दहेज के रूप में भारत के लखनऊ और देहरादून में जमीन जायदाद दी। अब खैरीगढ़ के राजा के वंशज उन्हीं स्थानों पर रहते हैं। आज भी राणाओं के पास कलकत्ता, देहरादून और लखनऊ सहित भारत के महत्वपूर्ण स्थानों पर अपार भूमि और संपत्ति है। भारतीय कानून के अनुसार शाही उपाधियों की वैधता समाप्त होने के बाद भी खैरीगढ़ के राज खालक विभिन्न सरकारी पदों पर बने रहे। प्रताप विक्रम शाह स्वयं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। भारत के स्वतंत्र होने के बाद इस रियासत का भी भारत में विलय हो गया था। इस तरह सिंघाई में आज भी नेपाल के डोटेली राजवंश के लोग रहते हैं, उनके वंशज रहते हैं। और एक बात और कह दूं कि डोटी राज्य में भी लगभग उसी तरह की यातनाएं लोगों को सहनी पड़ी थी, जिस तरह की यातनाएं गढ़वाल और कुमाऊं में गोरखाली सेना के कारण लोगों को सहनी पड़ी थी। लेकिन यह सोचने का विषय है कि आखिर डोटी राज्य, जो कि कभी समृद्ध और शक्तिशाली था, आज वह सबसे पिछड़े क्षेत्रों में कैसे शामिल हो गया। यानी नेपाल के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में, जहाँ गरीबी है, भुखमरी है, विकास भी नहीं हुआ, उसमें यदि हम देखें तो डोटियाली ही यह क्षेत्र है। डोटियाली क्षेत्र गढ़वाल और कुमाऊं का सहोदर है। इनकी भाषा, बोली, रीति रिवाज सभी कुछ तो मिलता है, जो कि महान कत्यूर रियासत का हिस्सा रहा है। डोटी रियासत को लेकर और भी वीडियो लाऊंगा। वैसे एक वीडियो पहले से इस चैनल में है, आप उसको देख सकते हैं। प्रतीक्षा कीजिए नई वीडियो की। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।